हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th बॉटनी, जो कि चैप्टर नंबर 8 और वो चैप्टर का नाम क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी टॉपिक वाइज एमसीक्यू। तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एन ओवरव्यू ऑफ सेल है। चलिए आज इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आप एनसीईआरटी जैसे ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ये आपका एनसीईआरटी का ही बुक पेज है। तो यहाँ इस टॉपिक से एन ओवरव्यू ऑफ सेल से मैं आज आपको टोटल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ 30 क्वेश्चन। तो आप ईमानदारी पूर्वक कॉपी कलम लेकर बैठना। और सबसे पहले हमारा रूल यही होता है, आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, देन उसके बाद आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद लास्ट में आप मुझे कमेंट करेंगे कि 30 में कितने मार्क्स आपके आए। तो इतना काम बस आपको करना है और ईमानदारी पूर्वक मुझे अपना मार्क्स ज़रूर बताना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे आप स्टार्ट करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी के लाइन से ही लिए गए हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल। आपको पता है आपके एनसीईआरटी में ओनियन सेल और ह्यूमन चिक सेल के बारे में कुछ डिस्कस की गई है। तो वही पूछा गया है कि व्हाट इज द आउटर बाउंड्री। ध्यान देना, आउटर बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल। ओनियन सेल का जो आउटर बाउंड्री है वो क्या होता है बताइए। क्या वो सेल मेम्ब्रेन होता है, या न्यूक्लियस होता है, या साइटोप्लाज्मा, या सेल वॉल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए, कि आपको पता है ओनियन सेल क्या है। ओनियन एक प्याज है जो कि आपका प्लांट की कैटेगरी में आता है। क्या आता है मेरे भाई, प्लांट की कैटेगरी में आता है। और आपको ये भी पता है कि प्लांट का जो आउटर बाउंड्री होता है, मतलब आउटर सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल है ना, आउटर मोस्ट सेल जो होता है प्लांट का, आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, यही आपसे इनडायरेक्ट वे में ओनियन का एग्जांपल देके पूछा गया है। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेल वॉल हो जाएगा। क्या सेल मेम्ब्रेन हो सकता नहीं। अगर ये आपसे पूछ लेता, यहाँ पे ओनियन सेल नहीं पूछता, अगर आपसे पूछता ह्यूमन चिक सेल का बताइए, फिर आप सेल मेम्ब्रेन लगाते। और प्लांट केस में ये जो होता है सेल वॉल के जस्ट बाद में होता है सेल मेम्ब्रेन। इस पर भी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच स्ट्रक्चर लाई जस्ट इनसाइड द प्लांट सेल वॉल। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी जो बताया उसी पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। बताइए कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि जस्ट इनसाइड द सेल वॉल होता है। मैंने आपको जस्ट बताया, जैसे आपका सपोज ये प्लांट सेल है, तो ये आपका जो पहला लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई, वो होता है आपका सेल वॉल होता है। और इसके जस्ट इनसाइड वाला जो लेयर होता है, अगर मैं यहाँ पे एक लेयर ड्रॉ करूँ जस्ट इनसाइड द सेल वॉल, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसी का कभी कभी आप नाम इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूज करते हो, इसलिए आप उसमें कंफ्यूज ना होना। तो आपसे क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, विच स्ट्रक्चर जस्ट लाई इनसाइड द प्लांट सेल। प्लांट की बात हो गई ना, तो प्लांट सेल वॉल जस्ट इनसाइड, देखो यहाँ पे आउटर लेयर सेल वॉल होता है और उसके जस्ट बाद में क्या हो जाता है मेरे भाई, सेल मेम्ब्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन चेक सेल। आप यहाँ पे देखोगे, क्या यहाँ पे सेल वॉल हो सकता है, पॉसिबल है क्या। ह्यूमन चेक सेल, ह्यूमन बताओ क्या है मेरे भाई, ह्यूमन तो एक एनिमल है ना, एनिमल है तो ह्यूमन क्या है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पे, एक आपका कंसेप्ट क्लियर करता है ये सारे क्वेश्चन। तो ह्यूमन एक एनिमल है। आपको पता है एनिमल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, कौन सा लेयर है भाई, आउटर मोस्ट लेयर। तो ह्यूमन के केस में बोले तो, एनिमल के केस में जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, क्या वो सेल वॉल होता है, नहीं, वो तो होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, या इसी को आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं ना। ये तो क्या होता है मेरे भाई, ये होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा, सेल वॉल होगा, नहीं, सेल वॉल आपका बिल्कुल नहीं होगा। सेल वॉल जो अगर यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर ये किसका होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट के केस में होता है सेल वॉल, ठीक। लेकिन आपसे एनिमल के केस में पूछा जाए आउटर मोस्ट लेयर, वो हमेशा न हमेशा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। राइबोसोम वगैरह के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा जब इसका टॉपिक आएगा। आपको पता है कि जो आपका सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका चल रहा है सीरीज। तो जब राइबोसोम का टॉपिक उठाएंगे तो उसमें आपको बताऊंगा राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है जहाँ पे इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, और बहुत से इसका 70 ऐसे हर टाइप का मैं आपको राइबोसोम के बारे में फुल्ली डिटेल बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द डेंस मेम्ब्रेन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, फुल्ली एनसीईआरटी का लाइन से ही लिया गया है। व्हाट इज द डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखो क्या है, एक तो आपसे पूछ रहा है डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, और आगे क्या है, इनसाइड द सेल, वो सेल के अंदर है। जैसे देखो ये आपका सपोज की सेल है, ठीक है, ये क्या है भाई आपका, ये सेल है। और ये पूछा डेंस मेम्ब्रेन, यहाँ पे देखो मेम्ब्रेन वर्ड आ गया है, डेंस मेम्ब्रेन, तो इनसाइड ये आपको पूरा सेल है, ये क्या है, मैं से पूरा सेल मानता हूँ।
और इसके अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। आपसे ये स्ट्रक्चर का नाम पूछा है, देखो क्वेश्चन इनडायरेक्ट में पूछ रहा है, ये आपसे पूछा गया बताइए ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है सी। तो भाई ईमानदारी पूर्वक जैसे ही क्वेश्चन आए तब उसे वीडियो पॉज किया कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन आप सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वेयर इज द जेनेटिक मटेरियल लोकेटेड। ये भी आपके एनसीईआरटी का लाइन। देखो एक एक क्वेश्चन आप प्लीज, मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अब ये क्वेश्चन अटेंड करें, आपको मजा आ जाएगा, आपको एनसीईआरटी भी समझ में आएगा, आपके आपसे एक एक क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, मेरी गारंटी है। प्लीज अब एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना। क्वेश्चन देखो क्या है, वेयर इज द जेनेटिक मटेरियल। आपसे पूछा है, बताइए जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कहाँ पे होता है लोकेटेड। आसान सा क्वेश्चन, क्या वो राइबोसोम में लोकेटेड होता है? नहीं मेरे भाई, ये जो लोकेटेड होता है ये आपका होता है न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है। कहाँ पे होता है? आपका एनसीईआरटी में क्लियर गिवन है। जैसे देखो ये आपका क्या है, ये आपका पूरा सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है प्रेजेंट, इसके अंदर आपका होता है राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये आपका क्या है मेरे भाई, ये आपका सेल, और ये क्या है, ये है आपका न्यूक्लियस। और इसके अंदर क्या है, ये जब अंदर जाएंगे तो यहीं पे होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है आपका डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। जैसे डीएनए है ना, कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्रोमोसोम आर फाउंड इनसाइड द। अब आपसे देखो क्रोमोसोम का भी जिक्र किया गया है इंट्रोडक्शन में, तो आपसे पूछ रहा है क्रोमोसोम कहाँ पे होता है। यहाँ पे देखो जेनेटिक मटेरियल पूछा है, अब पूछा है कि क्रोमोसोम कहाँ पे होता है। तो क्रोमोसोम बताओ जल्दी से कहाँ पे होता है भाई मेरे। क्रोमोसोम क्या करता है, देखो क्रोमोसोम क्या करता है, ये कैरी करता है। अगर आपसे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता दूं, ये कैरी करता है जीन को, ठीक है। ये कैरी क्या करता है? जीन को। जीन बोले तो जेनेटिक मटेरियल, बोले तो डीएनए है ना, डीएनए। ये किसको कैरी करता है? डीएनए को कैरी करता है भाई मेरे। तो ये डीएनए को कैरी करता है, तो ये देखो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, अभी आपका डीएनए था न्यूक्लियस में प्रेजेंट है भाई, तो ऑटोमेटिक ये भी कहाँ पे होगा, ये भी आपका न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो आपका न्यूक्लियस इज अ करेक्ट आंसर। आपको कोई दिक्कत इसमें मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट टाइप ऑफ द सेल है मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई। बताओ कौन सा सेल है, आपको आपके एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है यूकैरियोटिक सेल के बारे में एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो वही आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये बता दो, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है। बिल्कुल, इसके अंदर जो होता है ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्या होता है भाई? ट्रू न्यूक्लियस, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो मतलब इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा। लेकिन इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है मेरे भाई? अब्सेंट होता है, इसके अंदर यही चीज अब्सेंट होता है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ सेल, आपको पता दो टाइप का सेल है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। हैव मेम्ब्रेन मतलब कि किसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। तो आपको सिंपल सी बात है, कहाँ पे प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता कि कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, तो फिर आप क्या बोलते? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच सेल लैक अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। अब वही पूछा लैक, लैक मतलब कहाँ पे अब्सेंट है। लैक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखना लैक्स मतलब अब्सेंट, कहाँ पे अब्सेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड। मैंने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में बताया जस्ट क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ पे अब्सेंट है। तो बताओ कहाँ पे अब्सेंट है? यूकैरियोटिक में तो भाई प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रेजेंट होता है, लेकिन इस प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, बहुत ही देखो छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर लेना, है ना, तब मैं उसका जरूर मतलब रिप्लाई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, व्हाट इज द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इन द ऑल सेल। क्या देखो यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दो, पूछा है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इन द ऑल सेल, चाहे वो कौन सा ऑल सेल का मतलब क्या है यहाँ पे, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो मेरा यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे कोई सा भी सेल है, उसके अंदर जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या वो प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, या वो साइटोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, या वो न्यूक्लियोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है? बताओ क्या कहते हैं उसको मेरे भाई? सेमी फ्लूइड मतलब जो हर एक सेल में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। देखो जैसे आपका ये क्या सेल बना हुआ है, सेल के अंदर आपका एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स से भरा हुआ होता है ये।
तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा यार, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, व्हाट इज द मेन साइट, ये देखो कितना बेहतरीन है, व्हाट इज द मेन साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपसे मेन साइट वर्ड पे ध्यान दो, केमिकल रिएक्शन का मेन साइट क्या है सेल के अंदर। देखो यहाँ पे व्हाट इज द मेन साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द सेल, तो बताइए कहाँ पे, आप जो यहाँ पे अभी सेमी फ्लूइड के बारे में पढ़ा, आपसे पूछा बताइए सेल के अंदर मेन साइट कहाँ, जहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है, तो कहाँ पे होता है भाई, बताओ जल्दी से, क्या वो न्यूक्लियस के अंदर होता है? नहीं, ये सारे जो रिएक्शन होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, ये आपके वही साइटोप्लाज्मा मैट्रिक्स में होता है, साइटोप्लाज्मा से डायरेक्ट आप बोल सकते हो। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इन द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में आप क्या जानते हो, बताओ यूकैरियोटिक सेल के बारे में आप क्या जानते हो जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो। तो वही पूछा है कि बताइए यूकैरियोटिक, देखो यूकैरियोटिक सेल इसके अंदर पूछा है, बताइए कौन सा यहाँ पे, एक तो कंडीशन यहाँ पे है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, कौन सा है, क्या राइबोसोम जो है वो आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है? नहीं मेरे भाई, राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, ये होता है मेम्ब्रेन लेस। क्या बोलता है मेरे भाई, मेम्ब्रेन लेस, इसमें याद कर लो अभी के अभी, मेम्ब्रेन लेस, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे कंडीशन है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होना चाहिए, और सेंट्रोसोम तो ऐसा इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन होता नहीं है। न्यूक्लियस क्या इसके अंदर होता है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये खुद ही न्यूक्लियस, देखो जैसे जैसे देखो बता दूं होता कहाँ प्रेजेंट, ये आपका है सेल और ये आपका मान लेते हैं ये है क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है आपका, मतलब इस फॉर्म में होता है ये क्या, न्यूक्लियस, ये जो डेंस स्ट्रक्चर है ना, ये वाला बीच वाला स्ट्रक्चर, ये आपका कहलाता है न्यूक्लियस। तो इसके पास भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस, तो इसके पास भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ये आपका गलत हो गया, तो आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको क्या याद रखना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी का अभी मैं बता देता हूँ, इस पे क्वेश्चन भी आएगा तो उससे आप ताकि इजिली सॉल्व कर सको। ये क्या होता है मेरे भाई, ये पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको हम अगर क्वेश्चन आपसे कभी पूछ ले, बताओ पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, वो आपका कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। पूछ ले क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे आपका एटीपी बनता है, एटीपी सिंथेसिस होता है, यहाँ पे क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्या है, विच ऑफ दिस नोट मेम्ब्रेन बाउंड्री, वही आसान सा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको बताया, अभी बताइए इसमें से किसके पास मतलब मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब मेम्ब्रेन लेस पूछा गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है क्या मेम्ब्रेन, बिल्कुल मेरे भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मेम्ब्रेन होता है, गोल्गी बॉडी के पास भी होता है, लाइसोसोम के पास भी होता है, किसके पास नहीं होता है, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या बताया मैंने, राइबोसोम, यार याद कर लो, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑर्गेनेल्स आर ओनली फाउंड इन, वर्ड पे ध्यान देना, बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार पॉइंटर लगा सकते हो। ओनली, ओनली वर्ड है ना, देखो यहाँ पे ओनली, विच ऑर्गेनेल्स आर ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं हो सकता है। तो आप इसका जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, क्या राइबोसोम हो, क्या सिर्फ यूकैरियोटिक में होता, नहीं मेरे भाई, राइबोसोम जो होता है ये आपको प्रोकैरियोटिक में भी होता है और ये यूकैरियोटिक में भी होता है, ये ध्यान रखना आपको। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बताइए कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है और वो यूकैरियोटिक सेल से भी प्रेजेंट होता है, वो आपका होता है राइबोसोम होता है। ठीक है, आपको पता है साइटोप्लाज्मा कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, और ये भी आपका सेल मेम्ब्रेन में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, सेल ऑर्गेनेल्स पूछा गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बताओ क्या है मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, राइबोसोम्स आर फाउंड इन, भाई देखो अभी मैंने बताया जस्ट, राइबोसोम बताओ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओनली एनिमल सेल, नहीं यार ये तो प्लांट में भी होता है, ओनली प्लांट सेल, नहीं यार ये तो एनिमल में होता है, प्लांट में होता है। तो ये जो प्रेजेंट होता है किस टाइप के सेल में होता है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, और साथ के साथ ये आपको जो प्रेजेंट होता है ये आपको यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि यूकैरियोटिक सेल में कौन सा टाइप प्रेजेंट होता है राइबोसोम का,
मतलब कि इसके अंदर 70s होता है या इसके अंदर होता है, जैसे आपको पता है ना, एक के अंदर 70s होता है प्रेजेंट, एक के अंदर होता है 80s होता है। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताना 70s और 80s। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि 70s किसके अंदर प्रेजेंट होता है और 80s किसके अंदर प्रेजेंट होता है राइबोसोम, ठीक है, ये आप मुझे जरूर कमेंट करना। तो 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन एंड लोकेटेड। बिल्कुल भाई, हमको पता है राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होता है। आपसे पूछा गया है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओनली साइटोप्लाज्मा? नहीं, ये सिर्फ साइटोप्लाज्मा में नहीं होता है। ओनली साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस? नहीं, ये सिर्फ साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट हो, ये जो प्रेजेंट होता है मेरे भाई, ये साइटोप्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है, और ये आपका क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों के में प्रेजेंट होता है। जैसे आपको पता है, जैसे न्यूक्लियस अगर पूछेगा न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, भाई न्यूक्लियस तो सेल के साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मैं जैसे देखो मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर दूं। जैसे ये आपका क्या है मेरे भाई, ये आपका सेल है और ये आपका होता है यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक। तो अगर आपको पता है यहाँ पे बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मैं सपोज ऐसे नॉर्मल फिगर बना देता हूँ, कलर जरा चेंज कर लें। जैसे यहाँ पे है, ये है, ये है, कुछ कुछ मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है, मान लो कुछ भी, यार क्या दिक्कत है। जैसे देखो मैं मान लेता हूँ ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका क्या है गोल्जी बॉडी है, ये आपका क्या है क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका क्या है ये आपका है राइबोसोम। तो देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट, तो अब आपको ये भी मैंने बताया था, ये आपका देखो ये फ्लूइड होता है, ये साइटोप्लाज्मा, इसको हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। सारे सेल ऑर्गेनेल जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्मा में होता है। लेकिन आपका जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो तो साइटोप्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्मा में भी प्रेजेंट है, और साथ के साथ वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट है, और साथ के साथ वो आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, जो आपके एनसीईआरटी में क्लियर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, ऑन विच ऑर्गेनेल आर राइबोसोम फाउंड। बताइए भाई, क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लिया, बताइए कौन सा ऑर्गेनेल में, एक तो आपको पता है साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट ही है, आपसे पूछा कौन ऐसा ऑर्गेनेल से है जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। आपको ये बेहतरीन तरीके से पता है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब आप पढ़ोगे तो वो दो टाइप का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब आप पढ़ेंगे तो वो दो टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ, देखो रफ क्यों होता है, रफ इस वजह से होता है ताकि, क्योंकि वहां पे क्या होता है, देखो रफ क्यों होता है, क्योंकि वहां पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम क्या होता है मेरे भाई, राइबोसोम वहां पे प्रेजेंट होता है। और स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि वहां पे राइबोसोम अब्सेंट होता है, वो इसलिए वो स्मूथ के कैटेगरी में आता है। आपसे वही पूछा गया, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो पता है कहाँ पे प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ये रफ का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। पढ़ेंगे बाद में इसको अच्छी डिटेल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से चलिए क्वेश्चन करते हैं टॉपिक वाइज। अभी आपका राइबोसोम भी आने वाला है, गोल्जी बॉडी, हर एक सेल ऑर्गेनेल्स पे मैं आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन में करवाऊंगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, सेंट्रोसोम आर फाउंड इन। आपको देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसको अगर आप गौर से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो ये कहाँ पे होता है, क्या ये प्लांट सेल में होता है, नहीं, ये सेंट्रोसोम जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा भी जा सकता है, बताइए सेंट्रोसोम क्या प्लांट में पॉसिबल है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, एनिमल सेल में होता है। और इसके बारे में दो तीन पॉइंट बता दूं, फर्स्ट टाइम आया है तो ये आपका होता है, ये भी जैसे मैंने आपको बताया था राइबोसोम कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, तो इसके अंदर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेन, इसमें लिख लो नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन कहाँ पे, क्या प्लांट में, नहीं, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है कहाँ पे मेरे भाई, एनिमल के केस में। तो इसका जो आपको पता है एक फंक्शन है सेल डिवीजन में हेल्प करता है, किसके अंदर, एनिमल के अंदर, जो सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18, व्हाट इज द, अच्छा वही क्वेश्चन है, उस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, व्हाट इज द फंक्शन, तो इसका पता है फंक्शन किसका पूछा गया, सेंट्रोसोम का फंक्शन पूछा गया है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है, नहीं मेरे भाई, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस आपको करता है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ यार। तो प्रोटीन सिंथेसिस आपको कौन सा करता है, मैंने बताया आपको, जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सेल डिवीजन, बिल्कुल सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है कौन, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। क्या रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, अरे रिस्पायरेशन में कौन हेल्प करता है, जल्दी बोलो यार, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, भाई भूल मत जाना, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर पूछेगा रिस्पायरेशन में कौन हेल्प करता है, आप क्या बोलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया।
पूछेगा फोटोसिंथेसिस में कौन सा सेल ऑर्गेनल हेल्प करता है, क्या बोलोगे मेरे भाई, क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलोगे, क्लोरोप्लास्ट बोलोगे। तो याद रखना है प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम हेल्प करता है, सेल डिवीजन में सेंट्रोजोम है ना, सेंट्रो क्लियर लिख दो, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। सेंट्रोजोम हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है। फिलहाल आपसे पूछा गया है सेंट्रोजोम का फंक्शन, तो सेंट्रोजोम का फंक्शन क्या है मेरे भाई, सेल डिवीजन। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज द स्मॉलेस्ट। आपसे पूछा बताइए इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट सेल है, क्या बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट सेल होता है, नहीं यार, आपको ये तो सब बच्चे सबको पता होता है, जो माइकोप्लाज्मा होता है ये आपका होता है स्मॉलेस्ट सेल होता है। और इसमें आपको एक चीज का थोड़ा सा डायमीटर आप मतलब इसका ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एनसीईआरटी में गिवन है, कितना होता है इसका लेंथ 0.3, क्या होता है माइक्रोमीटर या मिलीमीटर, माइक्रोमीटर याद रखना, माइक्रोमीटर mm जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, अप्रोक्सीमेट, अच्छा ये तो यार क्वेश्चन है इसमें, अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा का साइज क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया, तो ये आपको होमवर्क के है, वैसे जरूर कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड, ये भी देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है, लार्जेस्ट सेल बताया कौन सा होता है, क्या वो ह्यूमन एग होता है, या फ्रॉग एग होता है, या ऑस्ट्रिच एग होता है। अरे पता होगा यार, नहीं पता, अरे बोलो आंसर बताओ, जल्दी से बोलो ना, क्या है, ऑस्ट्रिच एग, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका है करेक्ट आंसर है। और ये ऐसा मतलब सेल है जिसको हम अपने, देखो जैसे वो ह्यूमन एग है वो आप अपने आंख से डायरेक्ट इसे नहीं देख सकते हो, नेक डाई से मतलब नहीं देख सकते हो, फ्रॉग एग भी नहीं देख सकते हो, अमीबा भी नहीं देख सकते हो, जो ज्यादा मतलब कि, लेकिन आपका जो है मतलब ऑस्ट्रिच एग जो होता है इसको हम देख सकते हैं, विजिबल लिख सकते हो ये, विजिबल विजिबल टू लिख सकते हो, क्या विजिबल टू द नेक्ड आईज, इसको हम अपने आंखों से आराम से देख सकते हैं विदाउट एनी माइक्रोस्कोप, मतलब कोई भी माइक्रोस्कोप वगैरह यूज किए बगैर हम इसको देख सकते हैं, इतना बड़ा अंडा होता है ऑस्ट्रिच का। अब पूछा गया है साइज ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल, तो बताइए साइज ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल क्या है, साइज ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल का क्या साइज होता है, क्लियरली आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वो होता है आपका 7 नैनोमीटर। और आपको ये पता होना चाहिए जो आपका रेड ब्लड सेल होता है ह्यूमन के अंदर, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो इसके अंदर ये क्या लिख लो आप, लैक ऑफ न्यूक्लियस, लैक ऑफ न्यूक्लियस। तो ह्यूमन मतलब कि रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए अच्छे लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द विच सेल्स आर अमोंग द लॉन्गेस्ट सेल, आपसे आसान सा क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी का लाइन क्लियर उठा के पूछ लिया, बताओ इसमें से लॉन्गेस्ट सेल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आपका जो नर्व सेल होता है ये आपका होता है लॉन्गेस्ट सेल होता है। और इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसका पूरा फंक्शन पढ़ेंगे, एक एक पार्ट पढ़ेंगे, इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल इसके एक एक ब्लड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में, लिवर के बारे में, हर एक चीज के बारे में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 24, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पॉसिबल सेल शेप, क्वेश्चन क्या देखो, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पॉसिबल, आपको वहां पे जब देखेंगे आपके मतलब के एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, इसमें से ये टाइप का सेल होता है, आपसे पूछा कौन सा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है, उस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया गया। आपको वहां पे देखो पॉलीगोन आपका गिवन है, क्या पॉलीगन गिवन है ना, किसका है, एपिथेलियल का गिवन है, चलो मैं लिख ही देता हूँ, क्या चलो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ये आपका जो एपिथेलियल का शेप गिवन है कि एपिथेलियल कैसा होता है, पॉलीगन होता है, एपिथेलियल मैं लिख ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एपिथेलियल सेल का आपका गिवन है ये। और आपका थ्रेड लाइक पता है किसका गिवन है, एनसीईआरटी जल्दी खोलो, वहां पे देखो क्या गिवन है, मसल सेल के बारे में गिवन है ना, मसल सेल इसके बारे में गिवन है। क्यूबाइडल आपको पता है जो किडनी वगैरह होता है उसके, लेकिन आपका ट्रायंगुलर शेप जो होता है ये कहीं पे भी गिवन नहीं है, इसमें लिख लो किडनी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किडनी ट्यूबल्स या किडनी लिख लो यार, क्या दिक्कत है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो फिलहाल जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ट्रायंगुलर शेप आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, सेल शेप इज रिलेटेड टू, अब सेल का शेप जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, क्या उसका हम कलर के अकॉर्डिंग उसका हम शेप अलग अलग करते हैं, क्या उसका हम कलर के अकॉर्डिंग शेप अलग अलग करते हैं, नहीं भाई कलर के अकॉर्डिंग क्यों करेंगे, क्या वो लोकेशन या साइज, नहीं, सेल का जो शेप को हम डिटरमाइन करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम उसको मतलब कि उसका शेप को अलग अलग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, in which cell are vacuoles commonly found as membrane bounded organelles, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
इन विच सेल आर वैक्यूल कॉमनली फाउंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। बताओ वैक्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है विथ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स? बताओ वैक्यूल जनरली आपसे देखो यहाँ पे एनिमल भी गिवन है एज वेल आपका प्लांट में भी गिवन है। क्या है आपके भाई मेरे, देखो यहाँ पे बैक्टीरिया में तो हो नहीं सकता, ये में हो नहीं सकता, ठीक। तो आपसे यहाँ पे क्या गिवन है, एनिमल भी गिवन है और आपका प्लांट। बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। जब अगर दोनों ऑप्शन गिवन हो, एनिमल भी हो प्लांट भी हो, तो फिर आप क्या लगाएंगे मेरे भाई, प्लांट लगाएंगे। क्योंकि आपको पता है एनिमल के अंदर स्मॉल वैक्यूल होते हैं, बहुत ही स्मॉल वैक्यूल होते हैं, और इसके अंदर होता है आपका लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल। और आपको ये भी पता होना चाहिए है कि प्लांट के केस में जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, साइज होता मतलब साइज बड़ा होता है उसका, और इसका जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, लेयर को। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से पता है पूछ रहा, बताइए इसमें से प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अब्सेंट होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं हो सकता एक्सेप्ट राइबोसोम। सेल ऑर्गेनेल्स याद कर लो, सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर अब्सेंट होता है। क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होता है। दो कभी भी कोई सा भी सेल ऑर्गेनेल्स दे दे एक्सेप्ट राइबोसोम, बस इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो मतलब ये तो आपका होगा, है ना, ये होगा। आपसे पूछा क्या फाउंड नहीं होता है, तो भाई साइटोप्लाज्मा सेल ऑर्गेनेल्स है नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स है नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका सेल ऑर्गेनेल्स है, मतलब कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। सपोज अगर देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, अगर आपको यहाँ पे क्या दे देता, जल्दी बोलो, अगर गोल्जी बॉडी दे देता, वो भी आपको मतलब कोई सा भी सेल ऑर्गेनेल्स आपका आ जाए तो वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है, विच ऑर्गेनेल्स इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, अभी बताओ। तो ये आपको मैं क्या दे दूं मेरे भाई, मैं आपको होमवर्क दे दूं क्या, चलो इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ। तो थोड़ा सा देखो, मैं थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे लाइसोसोम क्या होता है जनरली, ये जो होता है सुसाइडल बैग होता है, और ये हेल्प करता है डाइजेशन में। इसके अंदर हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये डाइजेशन में। सुसाइडल बैग लिख लो, क्या लिख दो या बाद में पढ़ेंगे। तो ये तो कोई नॉर्मली बता देता हूँ, जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। गोल्गी बॉडी जो होता है वो पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। और न्यूक्लियस जो होता है भाई, ये स्टोर करता है डीएनए को। और ब्रेन ऑफ द ब्रेन हाउस ऑफ ब्रेन, जो कह लेना कि सेल का दिमाग कहाँ पे होता है, वो न्यूक्लियस उसका दिमाग होता है। फिलहाल आपसे पूछा है पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। चलो बता ही देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स हेल्प इन द पैकेजिंग एंड सिक्रेशन। अरे भाई अभी तो जस्ट मैंने आपको बताया कि पैकेजिंग एंड सिक्रेशन में कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स आपको मदद करता है, क्या गोल्जी बॉडी मदद करता है? बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर है। जो आपका पैकेजिंग एंड सिक्रेशन में जो हेल्प करता है वो आपका करता है गोल्जी बॉडी करता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप क्या याद रखेंगे मेरे भाई, ये देखो ये तो आपका करता है सिक्रेशन। देखो यहाँ पे सेल ऑर्गेन्स हेल्प इन पैकेजिंग एंड सिक्रेशन। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको याद, जनरल वर्ड क्या याद रखोगे, ये आपको प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन सा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सिर्फ राइबोसोम पूछ ले तो ये भाई प्रोटीन फैक्ट्री ही कहलाता है। और सेंट्रोमियर के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ये आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ। आप पूछा दोनों में प्रेजेंट होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है अभी कुछ देर पहले, मैं इसका कंसेप्ट भी समझाया अच्छे से, तो इसलिए मैं आपको ये होमवर्क दूंगा। आप मुझे ईमानदारी पूर्वक इसका आंसर बताना कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा। तो आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। तो आप मुझे ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइए आपको 30 में कितने मार्क्स आए हैं मेरे भाई, सबसे पहले ये बता देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसे आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको ये ऐसे वीडियो रेगुलर फॉर्म में आपको मिलता रहे। और आप ना भूलें नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। तो ये है आपके भाई का इंस्टाग्राम, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ये आपका ऑफिशियल व्हाट्सअप है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे नोट्स वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह आपको यहाँ पे मिलता रहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल पे बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लेकर आया हूँ, और ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। और मेरी आपसे बस ये गुजारिश है, प्लीज आप इस प्रोकैरियोटिक सेल को पहले एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे से, एक एक चीज इसको अच्छे से पढ़ लेना, ताकि मैं इसके एक एक लाइन से मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो आप इसे जरूर पढ़ लेना नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करें।